नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के साथ अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी डरावनी घटना आपको बताना चाहता हूं, जिसे सुनकर आपका कलेजा भी मुंह को आ जाएगा। एक ऐसी डरावनी घटना जिसके बारे में आज भी जब मैं सोचता हूं तो डर और घबराहट के मारे मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। हर पल मुझे ऐसा लगता है कि वही सब मेरे साथ में हो रहा है जो बरसों पहले हुआ था। दरअसल ये आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरी उम्र भी यही कोई 16 साल के आसपास में थी। अब जो मेरा गांव था वो चारों तरफ से जंगली पहाड़ी और घाटियों से घिरा हुआ था। साथ ही गांव में पहाड़ की तरफ एक जंगल था और उसके पास में ही एक गहरी घाटी थी, जिसे लोग काली घाटी के नाम से जानते थे। पहले कभी लोग गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, शहर जाने के लिए उस घाटी के पास होकर जो रास्ता जाता था वहीं से ही गुजरते थे। लोगों का कहना था कि वहां से जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब उसके नाम से ही लोगों को घबराहट होने लगी। लोगों का कहना है कि वहां पर एक चुड़ैल रहती है, जो रास्ते आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है, और अगर कोई वहां से गुजर जाए और उस चुड़ैल की छलावे में आ जाए ना, तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। बचपन से ही मैं ये सारी बातें सुनता आया था, और ऐसे में जो हमारे गांव का मुख्य रास्ता था न, वहां से ही हम कहीं भी जाने आने का सफर करते थे। मेरे घर वाले बात बातों में मुझसे कहते थे कि हम लोग भूल कर भी उस तरफ ना जाएं। गांव के लोगों ने उस तरफ लगभग जाना छोड़ ही दिया था। बस वो घाटी और एक छोटा सा जंगल उस तरफ था, कोई भूल कर भी नहीं जाता। परंतु शायद उसे वक्त मेरी बदकिस्मती थी। मेरी 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे और मुझे एग्जाम देने के लिए पास के ही कस्बे में जाना पड़ता था। हमारे गांव से 10वीं में पढ़ने वाले हम सिर्फ 3 लड़के थे। 2 तो वही शहर में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे और एक मैं था। बाकी के जो हमारी क्लास के लड़के थे जो मेरे साथ में पढ़ते थे वो पास के गांव के थे, क्योंकि हमारे गांव में उस वक्त सिर्फ 8वीं तक स्कूल थी। हमें पास के ही गांव में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। तो ऐसे में सुबह उठकर मैं रोजाना तैयार होकर सड़क पर आकर शहर की तरफ से जो कस्बे की तरफ बस जाती थी वहां पर इंतजार करता। रोज मुझे बस मिल जाया करती और मैं समय पर पहुंच जाया करता था। इस तरह मेरी एग्जाम अच्छी चल रही थी और धीरे धीरे एग्जाम भी कंप्लीट होने को आई थी। सिर्फ एक बची थी और उस दिन शायद मेरी बदकिस्मती ही थी। उस दिन अपनी एग्जाम का लास्ट पेपर देकर मैं बहुत ज्यादा खुश था, ये सोचकर कि चलो इन सब से तो छुटकारा मिला, अब कुछ दिन एंजॉय से अपनी जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि एक एक पल गुजारना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। उस दिन जब मैं एग्जाम देकर गांव वापस आने के लिए बस स्टैंड पर जाकर बस के आने का इंतजार करने लगा तो काफी देर तक बस नहीं आई। वैसे मैं जिस बस से रोजाना आया करता था ना, वो इस शहर में रुकती थी और एक दूसरे शहर में जाती थी। शाम को मुझे इसलिए दूसरी बस पकड़नी पड़ती थी जो कहीं दूसरे शहर से आई और इसी शहर से गुजरकर हमारे गांव के रास्ते से होकर जाती थी। हमें बस से जाता था, इसलिए जिस स्कूल में पढ़ता था वहां के बच्चे अपनी तरफ से एक जीप लेकर आए थे, तो मैं उसमें बैठकर नहीं गया, क्योंकि बस का किराया वैसे भी उस वक्त बहुत कम था और मुझे नहीं पता था कि आज बस नहीं आएगी। मैं बस का इंतजार करने लगा कि आती ही होगी, लेकिन काफी देर तक वो बस नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। उस वक्त ज्यादातर कीपैड के मोबाइल चलन में थे, जो भी हर किसी के पास में नहीं होते थे, और हमारे घर वालों के पास में भी ऐसा कोई फोन नहीं था, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से मैं घर वालों को इस बारे में बता भी नहीं सकता था कि बस नहीं मिलने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। बस बेचैनी से शहर में बस स्टैंड पर खड़ा हुआ
बस के आने का इंतजार करने लगा था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया तो साथ में ये भी चिंता होने लगी कि मेरे पापा डांट लगाएंगे, क्योंकि पापा तो यही सोचेंगे ना कि मैं जरूर कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने लग गया होगा या शहर में ऐसे ही घूम रहा होगा। वैसे मेरी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थीं। मुझे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा घूमना फिरना, आवारागर्दी करना पसंद था। परिवार का इकलौता बेटा था ना, तो बड़े लाड प्यार से माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था। ऐसे में ना किसी जिम्मेदारी का एहसास ना किसी और चीज का, बस अपनी मस्ती में मस्त रहता था। उस दिन काफी देर तक जब बस नहीं आई तो मैंने एक आदमी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बस तो पता नहीं आएगी या नहीं। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब गांव कैसे जाऊंगा। तभी दूसरे आदमी से पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारी साइड जाने वाली जो बस थी ना, उसमें कुछ खराबी है जिसकी वजह से आज नहीं आ पाएगी। मेरा भी कोई रिलेटिव आने वाला था, लेकिन वो कल आएगा। लेकिन तुम्हारी साइड जाने वाली एक जीप और है जो रोज अपनी सवारियां लेकर उसी रास्ते से होकर गुजराती हैं। ये कहते हुए उसने मुझे उस जीप के बारे में बताया और मैं वहां पर चला गया। अब मैं उस जीप में बैठकर गांव जाने के लिए रवाना हो गया। वैसे भी काफी देर हो गई थी। तभी अचानक मौसम खराब हो गया, आंधियां चलने लगी थी। ये देखकर ही घबराहट होने लगी कि अब तो बरसात होने वाली है। वही उस जीप ने मुझे हमारे गांव की सड़क पर उतार दिया। अब सड़क से हमारा गांव लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था और बरसात के लिए बूंदाबांदी भी शुरू होने वाली थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं उस घाटी वाले रास्ते से चला जाता हूं, क्योंकि वहां से जाने में मुझे बहुत कम वक्त लगेगा। जबकि अगर मैं रोजाना जिस रास्ते से आता था उस रास्ते से घर गया ना, तो मुझे देर भी हो जाएगी और बरसात में मैं भीग भी जाऊंगा। ये सोचकर बिना सोचे समझे मैं उस रास्ते पर चल दिया। वैसे उस रास्ते के बारे में मुझे काफी सारी बातें तो पता थी, लेकिन अभी तक मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं था कि मेरे गांव में उस रास्ते की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो। हाँ, ये बात अलग थी कि कोई उस तरफ जाता ही नहीं था। मुझे तो कभी कभी लगता था कि शायद लोग ऐसे ही बोलते होंगे, इसलिए उस रास्ते की तरफ बढ़ते समय मुझे ज्यादा डर नहीं लगा। मैं उसे रास्ते पर आगे बढ़ते ही जा रहा था। मैंने देखा कि बगल में जंगल था, एक तरफ घाटी से थी। थोड़ा उबड़ खाबड़ सा रास्ता था जिसे देखकर ही लग रहा था कि लोग बरसों से यहां नहीं आए हैं। लेकिन मैं आगे जाते ही जा रहा था। उस रास्ते से जैसे ही अपने गांव की तरफ मुंडा, वैसे ही मैं अपने आप से ही बोला, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी ना हुआ। ये सोचकर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से मुझे ऐसी आवाज आई जैसे मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई हो। मेरी माँ की आवाज सुनकर मैं हैरान रह गया कि इस वक्त मेरी माँ यहाँ क्या कर रही होगी। शायद मुझे भ्रम हुआ है। ये सोचकर अभी मैंने 2 कदम बढ़ा ही थी कि फिर से मुझे आवाज आई। तो वो आवाज सुनकर मैंने हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब ये सोचकर घबराहट तो होने लगी थी कि फिर मुझे आवाज किसने लगाई थी, क्योंकि 2 बार तो भ्रम नहीं हो सकता, न कहीं सच में ही कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये सोचकर अब वहां से मैं जल्दी से भागने लगा। तभी फिर से आवाज आई जो बिल्कुल मेरी माँ की आवाज जैसी ही थी कि मुझे अपने साथ तो लेकर चलो। ये सुनकर घबराते हुए पीछे की तरफ देखा तो इस बार जो देखा था वो सच में दिल को दहला देने वाला था। मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया कि ऐसा भी कुछ जो मैं देख रहा हूं वो हकीकत में देख रहा हूं या फिर कोई डरावना सपना देख रहा हूं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक औरत खड़ी हुई थी जो बड़ी ही भयानक थी, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा जैसी, और उसकी खाल भी जगह जगह से लटक रही थी। आंखें जैसे बिल्कुल अंदर की तरफ धंसी हुई थी। बाल उलझे हुए थे, लेकिन उससे ज्यादा भयानक जो मैंने देखा वो और भी डरावना था, क्योंकि उस औरत के हाथों की तरफ मेरी नजर गई तो मैंने देखा कि उस औरत के एक हाथ में बड़ी सी तलवार थी और दूसरे हाथ में एक कटा हुआ सिर था जिससे खून टपक रहा था। यह देखकर तो मैं थर थर कांपने लगा। उस वक्त चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने को आया था। तभी वो डरावनी औरत गुस्से में मेरी तरफ देखने लगी थी। अब मुझे पल भर में ही समझ में आ गया कि लोग जिस चुड़ैल के बारे में कहते हैं वही चुड़ैल हैं। तभी वो चुड़ैल मेरी तरफ भागने लगी। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरे तो दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। उस वक्त मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागना चाहिए। बस घबराते हुए उस तरफ देख रहा था कि तभी वो चुड़ैल भागते हुए आई और एक तेज आवाज के साथ मेरी तरफ आने की बजाय उस काली घाटी में कूद गई।
जैसे ही वो काली घाटी में कूदी तो उस काली घाटी में चीख पुकार मच गई। इतनी भयंकर चीख पुकार कि जैसे मेरे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। कभी किसी के रोने की तो कभी चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे देखकर तो मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ गई। ये सब कुछ सुनकर मैं इतना ज्यादा डर गया कि पागलों की तरह भागने लगा, और जैसे ही गांव का रास्ता आया, बिना सोचे समझे ही भागते ही जा रहा था। रास्ते में मिले कुछ लोगों ने पूछा भी कि क्या हुआ, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा तो घर के अंदर जाने से पहले ही वहां पर जाकर मैं बेहोश होकर गिर गया था। जब मुझे होश आया तो मैं घबराते हुए चिल्लाने लगा। मुझे इस तरह चिल्लाते देखकर मेरे घर वाले संभालते हुए बोले, बेटा हम हैं, घबराओ मत। ये कहते हुए मुझे संभालने लगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। इतना ज्यादा डर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो चुड़ैल अभी मेरी जान ले लेगी। मेरे दिलो दिमाग में तो बस वही बातें घूम रही थीं, और इन सब की वजह से मैं फिर से बेहोश हो गया। तभी कुछ देर बाद फिर मुझे होश आया तो मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। अब मैं घबराते हुए इधर उधर देख रहा था। मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे आसपास में बैठे हुए थे। रात काफी हो गई थी। तभी मेरे पापा मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा घबराओ मत, हम लोग हैं ना। लेकिन मैं तो डरते ही जा रहा था और कांप रहा था। अब मेरी हालत देखकर मेरी मम्मी घबराते हुए बोली, क्या हो गया है मेरे बेटे को? ये कहते हुए रोने लगी तो पापा बोले, अरे कुछ नहीं हुआ है, बच्चा है, ऐसे ही किसी चीज से घबरा गया होगा और बेहोश हो गया होगा। ये कहते हुए तभी मेरे पापा मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा तुम घर के बाहर बेहोश पड़े थे, क्या हुआ? कोई बात हुई थी क्या? और आज तो सारा दिन ही गुजार दिया, इतनी लेट कैसे आए थे? और दिन तो एग्जाम देकर जल्दी आ जाया करते थे। हम तो सोच रहे थे कि एग्जाम देकर तुम घर आने की बजाय सीधे ही अपने दोस्तों के यहाँ चले गए हो। आखिर आज तुम्हारी एग्जाम भी कंप्लीट हो गई थी ना, इसलिए। लेकिन जब शाम तक तुम नहीं आए तो हमें तुम्हारी चिंता होने लगी। हम तो तुम्हें ढूंढने जाने ही वाले थे कि तभी हमारी नजर घर के सामने गई जहां तुम बेहोश पड़े थे। आखिर हुआ क्या था बेटा, कोई बात है क्या? ये कहते हुए पापा बार बार मुझसे यही सवाल कर रहे थे, परंतु आज मेरे पापा बड़े प्यार से मुझसे पूछ रहे थे। शायद उन्हें भी मेरी चिंता थी कि कोई ना कोई बात तो हुई है, वरना अगर मैं बेहोश ना हुआ होता तो मेरी अच्छे से खबर भी लेते कि मैं बिना बताए दोस्तों के यहाँ क्यों गया था। क्योंकि घर वालों को तो यही लग रहा था ना कि मैं दोस्तों के यहाँ जाने की वजह से लेट हो गया हूँ। उस वक्त अपने पापा की बात सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मेरी नजर कमरे की दरवाजे की तरफ गई, जहां मैंने देखा कि वहीं चुड़ैल अपने हाथ में वो सिर लेकर तलवार लेकर खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं थर थर कांपने लगा। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं घबराते हुए उस तरफ देखने लगा। मुझे इस तरह देखते देखकर मेरे पापा और मम्मी बोल, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो ना? लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उस तरफ देख रहा था। तभी वो चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर धीरे धीरे हंसने लगी थी, तो उसके मुंह से खून टपकने लगा। ये सब कुछ इतना भयानक था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था। घबराते हुए मैं चिल्लाने लग गया। मुझे इस तरह चिल्लाते हुए देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत घबरा गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला। मेरी मम्मी रोते हुए बोली, पता नहीं मेरे बेटे को किसकी बुरी नजर लग गई है, देखो ना किस तरह की हालत हो गई है इनकी। तभी मैंने फिर से दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अब वो चुड़ैल मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरे घर वालों ने अब मेरी हालत देखकर मुझसे कुछ नहीं पूछा। अब मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ ही देर में मैं अपने घर वालों के साथ में सो गया। तभी रात को मैंने सपने में देखा कि मैं उस काली घाटी के पास में खड़ा हुआ हूं, और रात के अंधेरे में वो जंगल बड़ा ही डरावना और भयानक लग रहा है, और वो काली घाटी भी बिल्कुल सुनसान लग रही थी। तभी एक औरत घबराती हुई भागती हुई वहां पर आई और लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। उस काली घाटी के किनारे पर पड़ी हुई उस औरत को देखकर मैं घबरा गया। वो दर्द से छटपटा रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, और फिर वो उठने की कोशिश करने लगी तो हाथ में तलवार लिए एक आदमी वहां पर आया। उसने उस औरत की तरफ गुस्से में देखा, और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगे तो वो औरत बहुत ज्यादा घबरा गई। खड़ी होकर वहां से भागना चाहती थी कि तभी उस औरत का पैर फिसल गया और वो उस काली घाटी में गिर गई। जैसे ही वो गिरी
उसके चीखने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी थी और इसके साथ में ही उस काली घाटी में से बहुत सारी चीखें मुझे एक साथ सुनाई दे रही थी। लेकिन ना अब वो औरत दिखाई दे रही थी, ना वो आदमी दिखाई दे रहा था। बस भयानक चीखें ही सुनाई दे रही थीं। ये देखकर हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा मेरे मम्मी पापा मेरे पास में ही सोए हुए थे। अपने मम्मी पापा को अपने पास में देखकर और ये महसूस होते ही कि मैंने तो डरावना सपना देखा है, मुझे थोड़ी सी तसल्ली तो हुई, लेकिन बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। मैं अपने आप से ही बोला, आखिर ये सपना मुझे दिखाई क्यों दिया था? वो औरत कौन थी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अपने आप से बोला, ऐसे ही डरावना सपना होगा। ये सोचकर पास में रखे हुए पानी में से अब मैंने थोड़ा सा पानी पिया और भगवान से प्रार्थना करते हुए मन ही मन में बोला, हे भगवान, मुझे ऐसा कोई भी सपना ना आए। ये सोचते हुए हनुमान चालीसा का जाप करते हुए मैं फिर से सो गया। धीरे धीरे इसी तरह रात निकल गई थी। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली तो रात की बात याद करके ही घबराहट हो रही थी। अब मेरे मम्मी पापा ने मुझसे इस बारे में पूछा कि मैं बेहोश क्यों हो गया था, क्यों घबरा रहा था, इतनी देर कहाँ लगा दी। एक साथ में ही पापा ने बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ डाले तो मैं सोचने लगा कि अगर काली घाटी के बारे में बताऊंगा तो पापा जरूर मुझे काफी डांट लगाएंगे। हो सकता है वो गुस्से में मेरे ऊपर हाथ भी उठा दें, क्योंकि पापा का गुस्सा काफी तेज था। इसलिए मैं हड़बड़ाते हुए बोला कि कल देर हो गई थी तो मुझे डर लगने लगा कि आप डांटेंगे। कल बस नहीं आई थी ना, इसलिए मैं गाड़ी से आया था और मौसम भी खराब था तो कहीं भीग ना जाऊं, आप भी मुझे डांटेंगे। ये सोचकर घबराते हुए घर आने के लिए फिर सड़क पर से भागते हुए आया तो काफी ज्यादा थक गया था, जिसकी वजह से चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गया था। अब मेरे पापा मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा, अगर मैं तुम्हें डांट लगाता हूं तो तुम्हारे भले के खातिर लगाता हूं। तुम कुछ ऐसी हरकतें करते हो तो मैं नहीं चाहता बेटा कि तुम कोई भी ऐसी वैसी उल्टी सीधी हरकतें करो, गलत रास्ते पर जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी इतनी समझ नहीं है अपनी जिंदगी की। इसलिए गुस्से में कुछ भी तुमसे बोल देता हूं तो तुम्हें बुरा लग जाता है, वरना तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचता हूं। ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें क्यों डांटता। ये कहते हुए पापा समझाने लगे तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। अब मेरे घर वालों ने भी मेरी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। वो दिन तो इसी तरह गुजर गया। अब मुझे लगने लगा था कि शायद वो चुड़ैल रात को अब मुझे दिखाई नहीं देगी। कल तो मैं डरा हुआ था ना, इसलिए दिखाई दी होगी। ये सोचकर मैं अपने आप को ही तसल्ली दे रहा था। रात को खाना खाने के बाद जब मैं कमरे में चला गया और कुछ देर बाद ऐसे ही छत पर टहलने लगा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मैं कदम बढ़ा रहा हूं, मेरे साथ में घुंघरू के बजने की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। तो घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। वो आवाज जब भी मैं चलता तो मुझे सुनाई देती और रुक जाता तो सुनाई नहीं देती, बिल्कुल एक परछाई की तरह, जैसे कोई मेरे साथ में चल रहा है। अपने साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे कोई भ्रम हो रहा होगा, लेकिन जब लगातार ये हो रहा था तो मैं घबरा गया और भागते हुए नीचे आ गया, क्योंकि मुझे डर लगने लग गया था। जैसे ही मैं नीचे आया, मुझे परेशान देखकर मेरी माँ बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैं बोला, कुछ नहीं। अब मैं अपने मम्मी पापा के पास में ही बैठा रहा जब तक वो लोग सोने के लिए अंदर नहीं गए, और फिर उनके ही पास में सोने के लिए चला गया। कुछ ही देर में मुझे नींद भी आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही होगा। मैं गहरी नींद में सो रहा था, तभी मुझे रोने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। नींद में होने की वजह से पहले तो मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब वो आवाज और तेज तेज सुनाई देने लगी, जैसे मेरे कमरे में ही कोई बैठकर भयंकर आवाज में रो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब घबराते हुए मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे घर में जिस कमरे में हम सो रहे थे, वहां पर अनाज रखने की एक लोहे की टंकी रखी हुई थी। उस टंकी पर वही डरावनी चुड़ैल बैठकर रो रही थी। अब तो मैं बहुत घबराने लग गया था। तभी उस चुड़ैल ने घूर कर मेरी तरफ देखा तो मेरी तो जैसे जान ही निकलने वाली थी। तभी मेरी नजर उसके पैरों की तरफ गई, जो बिल्कुल उल्टे थे। ये देखकर मैं थर थर कांपने लग गया। तो घबराते हुए मैं कभी उसके पैरों की तरफ देखता तो कभी उसकी तरफ देखता।
मैंने देखा कि रोने की वजह से उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। वो जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज कमरे में चारों तरफ गूंजने लगी थी। ये देखकर मुझे लगने लगा था कि अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो हड़बड़ाते हुए मैंने अपनी मम्मी पापा को जगाया। अब जैसे ही मम्मी पापा को जगाया तो अचानक कमरे में शांति छा गई। ऐसा लगने लगा था कि जैसे कोई कमरे में है ही नहीं। ये देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि अभी कुछ देर पहले तो पूरा कमरा भयानक आवाजों से गूंज रहा था और अब इतनी शांति। तभी मैं अपने आप से ही बोला, चुड़ैल हैं, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन मेरे जगाने पर मेरे मम्मी पापा भी जाग गए और बोले, क्या हुआ बेटा? तो मैं हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोला, मुझे डर लग रहा है। एक डरावना सपना देखा था। सच्चाई उस वक्त भी मैंने उन्हें नहीं बताई थी, जो मेरे लिए ठीक नहीं था। मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। अगर मैं उस वक्त सब कुछ सच अपने घर वालों को बता देता तो शायद मेरे साथ आगे वो सब कुछ ना होता, जो बड़ा भयानक था। परंतु उस वक्त मैं ये सोचकर कि मेरे घर वाले मुझे डांट लगाएंगे, सच छुपा गया था। वैसे ये तो मुझे पता था कि ये जो दिखाई देती हैं वो काली घाटी की चुड़ैल हैं। अब मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे उस रास्ते से होकर आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं अब आगे क्या होगा मेरे साथ, ये सोचकर ही घबरा रहा था। तभी मेरे पापा बोले, कुछ नहीं है बेटा, सो जाओ, हमें है ना। ये सुनकर मैं फिर से सोने के लिए लेट गया। घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी कल की तरह हनुमान चालीसा का जाप करते हुए मैं सो गया और वो रात भी इसी तरह गुजर गई थी। अगले दिन सुबह मुझे वही सब कुछ याद आने लगा और मुझे महसूस हो गया कि ये चुड़ैल इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। और जैसे लोग कहते हैं वैसे ही कहीं ये मेरी जान लेकर तो नहीं जाएगी। ये सोचते हुए बहुत ज्यादा डर लगने लगा। कभी सोचता अपने घर वालों को सच बता दूं, शायद मेरी जान बच जाए। कभी सोचता हो सकता है वो चुड़ैल इसी तरह दिखाई दे और फिर चली जाए। घर वालों को बताऊंगा तो काफी डांट पड़ेगी। ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बताने की कोशिश करता लेकिन फिर से कुछ नहीं बता पाता था। एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजरा था। मुझे इस तरह परेशान देखकर मेरे घर वालों ने पूछा भी कि क्या हुआ, तो मैंने यही बोल दिया कि कुछ नहीं, बस अपने रिजल्ट का इंतजार है, पता नहीं क्या होगा। अब मेरी मम्मी बोली, बेटा जो होगा देखा जाएगा, इतना परेशान मत रहा करो। तभी पापा बोले, पढ़ाई की होती तो रिजल्ट तो अच्छा आता ना, अब इस तरह परेशान होने का क्या फायदा। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोला। सारा दिन मेरा इसी तरह गुजर गया। जैसे ही शाम होने लगी थी मुझे एक घबराहट सी होने लगी थी कि अब मेरे साथ जरूर कल की तरह वही सब कुछ होगा। वो चुड़ैल फिर से मुझे दिखाई देगी, मुझे मारने की कोशिश करेगी। ये सोचते हुए मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। मैं घबरा ही रहा था कि तभी मुझे जोर जोर से रोने की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। तभी अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब एक पल अकेले रहते हुए भी मुझे डर लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा, तो फिर मैं अपनी मम्मी के पास गया, जो रसोई में काम कर रही थी। मुझे देखकर वो बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? तो मैं उसके पास जाकर घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए, बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बोला, मम्मी मुझे कुछ बताना है आपको। ये सुनकर मेरी मम्मी बोली, हाँ बेटा बताओ। तो मैं घबराते हुए बोला, मम्मी वो काली घाटी की चुड़ैल। इतना ही कहा था कि मेरी मम्मी मेरी तरफ देखकर गुस्से में बोली, चुप कर, उसका नाम भी मत लिया कर अपनी जुबान पर। तुझे पता है ना कि गांव के लोग क्या कहते हैं, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अब ये सुनकर आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, बस इतना ही बोला, जी, और वापस रसोई से बाहर आ गया। अब सोचने लगा कि नाम लेने से ही मम्मी इतनी गुस्सा हैं, जो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करती हैं, तो सच बताने पर क्या होगा। इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और फिर रोजाना की तरह अपने घर वालों के साथ ही सो गया था। रात को जब गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक अजीब अजीब सी आवाजें, चिल्लाने की, रोने की आवाज मुझे चारों तरफ सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से नींद में ही मुझे घबराहट होने लगी। जब उन आवाजों को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो गया तो हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए मेरी आंखें खुली। तो अब मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर तो मेरी होश उड़ गए। अब मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई थी, क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं, उस काली घाटी पर था, जहां पर चारों तरफ चिल्लाने की अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी।
ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और घबराते हुए मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा तो वही चुड़ैल मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगी, जिसके एक हाथ में किसी आदमी का कटा हुआ सिर था, जिसे वो चुड़ैल ने बालों से पकड़े हुए थी। उस सिर से खून टपक रहा था और दूसरे हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा तो लड़खड़ाते हुए उस काली घाटी में गिर गया, जिसकी वजह से मेरे मुंह से चीख निकल गई और घबराते हुए आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद जब घर वालों की आवाज सुनाई पड़ी तो हिम्मत करके आंखें खोलकर देखा कि मैं तो अपने घर पर था, लेकिन मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे मम्मी पापा की नींद खुल गई थी। अब पापा बोले, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए बोला, कुछ नहीं, सपने में ऐसा लगा जैसे मैं खाट से गिर गया हूं। ये सुनकर मेरे पापा बोले, अब बच्चे नहीं हो तुम, सबकी नींद हराम कर दी, चलो सो जाओ। ये सुनकर मैं फिर से सोने के लिए लेट गया था, लेकिन अब तो घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बहुत ज्यादा डर लग रहा था, थर थर कांप रहा था। मेरे मम्मी पापा को कुछ ही देर में नींद आ गई, लेकिन घबराते हुए मैं इधर उधर करवट बदलते रहा। दिमाग में वही सब बातें घूम रही थीं, जिसकी वजह से एक एक पल गुजारना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तभी जो हमारे अनाज रखने की लोहे की टंकी थी, उसमें से ऐसे आवाज आने लगी जैसे कोई है और जोर जोर से उसको अंदर से अपने हाथों से पीट रहा है और भयानक आवाज में कह रहा है कि मुझे निकालो यहां से। ये सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी, क्योंकि अगर मेरे मम्मी पापा को सुनाई देती तो उनकी भी तो नींद खुल जाती। वो आवाज आती जा रही थी, लेकिन उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने घर वालों को फिर से जगा सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो कुछ वो चुड़ैल कर रही हैं, मम्मी पापा की नींद खुलते ही सब कुछ शांत हो जाएगा और ऐसे में पापा मुझे डांट लगाएंगे, जिसकी वजह से मैंने उन्हें नहीं जगाया। लेकिन बहुत ज्यादा डर रहा था। कभी मन करता कि यहां से भाग जाऊं, लेकिन आखिर जाऊंगा कहां? फिर वो चुड़ैल मुझे जान से ही मार डालेगी। ऐसे तरह तरह के डरावने ख्याल मेरे दिलो दिमाग में आ रहे थे और मैं घबराते हुए उस तरफ देखते जा रहा था। तभी अचानक उस अनाज की टंकी में से एक भयानक सा हाथ निकला। बड़ा ही डरावना हाथ था। उसे देखकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं कांपते हुए उस तरफ देख रहा था और मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। तभी वो हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मन ही मन में हनुमान चालीसा बोलने लगा तो मेरे ऐसे करने पर अचानक जैसे सब कुछ शांत हो गया। अब घबराते हुए फिर से आंखें खोली तो अब वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन डर तो अभी बहुत ज्यादा लग रहा था। ऐसे में मैं हनुमान चालीसा का जाप करते हुए फिर से सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बस घबराते हुए इधर उधर ही देख रहा था और देर रात मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो मुझे बुखार जैसा लग रहा था। मेरी मम्मी ने मेरा माथा छूकर देखा और बोली, बेटा तुम्हें तो बुखार है। तो मेरे पापा डॉक्टर के यहाँ भी मुझे दिखा कर ले आए और आराम करने के लिए बोल दिया, जबकि मुझे पता था कि ये जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, इन सब की घबराहट की वजह से ही मुझे बुखार आया है। मेरे शरीर में बिल्कुल भी हालत नहीं थी। मम्मी ने थोड़ा बहुत दूध दलिया खिलाया, उसके बाद गोली लेकर मैं आराम करने के लिए लेट गया था। कुछ ही देर में दवाई के असर से नींद भी आ गई थी। तभी मेरा एक दोस्त मुझे मेरे पास आया। वो मेरा जिगरी दोस्त था। उसने आकर मुझे जगाया, तब जाकर मेरी नींद खुली। वो मेरी हालत देखकर मुझसे इस बारे में पूछने लगा। वो मेरे साथ 10वीं क्लास में ही पढ़ता था और शहर में अपने मामा के वहाँ रहकर उसने अपनी एग्ज़ाम दी थी और वो कल ही गांव आया था। वो मुझसे अपने एग्ज़ाम के बारे में पूछने लगा कि मेरा लास्ट पेपर कैसा हुआ है, लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसे ही अब उसने पूछा कि कोई बात हुई है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता जो तुम छोटी मोटी बातों से घबरा जाओ। अब मैंने सोचा अभी इससे भी क्या छुपाना, और वैसे भी अपने साथ जो कुछ हो रहा था उन सब की वजह से मैं अकेले घुट घुट कर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। सोचने लगा इसे कुछ बता दूंगा तो थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। इसलिए मैंने घबराते हुए सारी बात उसे बता दी और उससे मना कर दिया। अपनी कसम दे दी कि वो इस बारे में किसी को कुछ न बताए। मेरी बात सुनकर वो अभी घबरा गया और बोला, ये क्या किया तुमने? अरे देर होती तो हो जाती,
लेकिन इस तरह आना तो नहीं चाहिए ना। अब तुम्हें पता है वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरे दादाजी तो बोलते हैं कि वो चुड़ैल जिसके पीछे पड़ जाती है उसकी जान लेकर ही जाती है। तुम्हारे पापा की डांट पड़ जाती, लेकिन अब तो वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ गई, अब क्या करोगे? तो मैं बोला, घबराहट तो मुझे भी हो रही है। घर वालों को कुछ बताने की कोशिश करता हूं, उससे पहले ही वो लोग उस काली घाटी की चुड़ैल का नाम सुनकर ही गुस्सा हो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, पर तुम्हें मेरी कसम है, जो होगा देखा जाएगा। तुम अभी घर वालों को कुछ मत बताना, वरना मेरे पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। ये सुनकर वो हड़बड़ाते हुए बोला, ठीक है, कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं बोला, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो मेरी तरफ देखते हुए बोला कि कल सुबह होते ही हम दोनों हनुमान जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे। ये सुनकर मैं बोला, हाँ ये ठीक रहेगा। ऐसे में हमने बातें की, फिर वो अपने घर चला गया था। शाम हो गई थी, परंतु उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आज की रात अमावस्या की रात है और आज की रात कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रात को मैं खाना खाने के बाद दवाई लेने के बाद सो गया था। जब मैं सो रहा था तो मुझे अपने दोस्त की आवाज सुनाई दी, जो मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। अपने दोस्त की आवाज सुनकर मुझे नींद में ही हैरानी हुई कि ये अब यहां क्या कर रहा है। लेकिन जब दोबारा उसकी आवाज सुनाई दी तो अब मैंने आंखें खोली तो मैं हैरान रह गया। साथ में मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि मैं उस वक्त काली घाटी के पास में खड़ा हुआ था। वही मेरा दोस्त जो दिन में मुझसे मिलने आया था, जिसका नाम सुमित था, वो भी खड़ा हुआ था, लेकिन वो घूर घूर कर अजीब तरीके से मेरी तरफ देख रहा था। उसे इस तरह देखते देखकर मैं हैरान रह गया। साथ में मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि वो काली घाटी जिससे अजीब सी आवाजें आती थीं, अब सुनसान लग रही थी। वो जंगल भी बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी मैं उसके पास आकर घबराते हुए, रोते हुए बोला, यार हम यहां पर कैसे आ गए? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहते हुए मैं और ज्यादा डर रहा था और रोते हुए उससे इस बारे में बातें करने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस घूर कर मेरी तरफ देखता रहा। अब मैं फिर से बोला, सुमित हम यहां कैसे आ गए? चलो ना यहां से। ये कहते हुए मैं कांपने लगा और उसे कुछ ना बोलते देखकर जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहां से, तो वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। ये देखकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसका हाथ खींचते हुए बोला, चलो ना यहां से। तो पहले तो वो घूर कर मेरी तरफ देखने लगा और फिर अजीब तरीके से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज बड़ी ही डरावनी और भयानक सी थी, जिसे देखकर मेरे तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई। अब ऐसा लगने लगा जैसे उसकी आवाज उस घाटी में गूंज रही हो। और अब वो भयानक सी आवाज में मेरी तरफ देखकर बोला, कहां जाना है? यहीं तो रहना है। उसकी आवाज बड़ी ही डरावनी और भयानक थी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं घबराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, ये कैसे बातें कर रहे हो तुम? जैसे ही उसने ये सुना तो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी घाटी में चारों तरफ गूंजते हुए सुनाई देने लगी। बड़ी ही डरावनी और भयानक हंसी थी। ये देखकर मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे दोस्त की ना तो आवाज है और ना वो ऐसा कर सकता है। अब या तो वो चुड़ैल मेरे दोस्त का रूप लेकर छलावा कर रही हैं, या फिर मेरे दोस्त के शरीर पर उसने कब्जा कर लिया है। ऐसे में घबराते हुए मैं वहां से भागने लगा था। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूं, लेकिन जब मैं किसी पत्थर से टकराकर गिर गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं, मैं हकीकत में ही उस काली घाटी पर हूं। लेकिन मैं इस काली घाटी तक कैसे आ गया और मेरा दोस्त यहां क्या कर रहा है? कहीं ये काली घाटी की चुड़ैल हम दोनों दोस्तों को तो उठाकर लेकर नहीं आ गई और नींद में हमें कुछ पता ही ना चला हो। हे भगवान, मैंने दिन में सुमित को सब कुछ बता दिया। ऐसे में कहीं ये चुड़ैल उसकी जान लेने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं। ये सोचकर ही मुझे घबराहट होने लगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सुमित हैं या कोई चुड़ैल है। बहुत सारी बातें एक साथ दिमाग में आ रही थीं। तभी मेरा दोस्त अजीब तरीके से मेरी तरफ बढ़ने लगा, तो मैं घबराकर उठकर फिर से भागने लगा। लेकिन तभी अचानक मैं रुक गया और अपने आप से ही बोला, नहीं, मैं सुमित को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? अगर ये सच में ही सुमित हुआ तो ये चुड़ैल उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सोचते हुए घबराते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा तो अब मेरी आंखों के सामने मेरा दोस्त नहीं,
वो भयानक चुड़ैल खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में वही सिर था और एक तलवार थी। अब मुझे देखकर पहले तो वो गुस्से में बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर वो चुड़ैल मेरी तरफ देखते हुए अजीब तरीके से रोने लगी। उसकी आवाज बहुत ज्यादा भयानक थी। अब हिम्मत करके मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगा। दिमाग में तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची थी। तभी मुझे गांव की तरफ से कुछ टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। कुछ लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। ये देखकर मैं सोचने लगा कि कहीं मेरे घर वालों को और गांव के लोगों को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया है। तभी वो चुड़ैल मुझे आई हुई दिखाई दी। अब वो मेरे काफी करीब थी। इन सब की वजह से मैं इतना ज्यादा डर गया कि घबराते हुए बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर ही था। उस वक्त मेरे घर वालों के साथ हमारे गांव के लोग भी मेरे आसपास में ही थे, लेकिन घबराते हुए मैं चारों तरफ देख रहा था, परंतु कुछ बोल नहीं पा रहा था। वही सुमित भी मेरे पास में ही खड़ा हुआ था, जो काफी परेशान लग रहा था। अब सुमित को देखकर मैं उसकी तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? कहीं उस चुड़ैल ने तुम्हें? ये कहते हुए आगे कुछ नहीं बोल पा रहा था, तो मेरी बात सुनकर सुमित हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, मुझे क्या होगा? ये सुनकर अब मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ में आ गया कि वो चुड़ैल सुमित का रूप लेकर मेरे साथ छलावा कर रही थी। तभी मेरे पापा गुस्से में मेरी तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोले, कब गए थे तुम उस काली घाटी की तरफ जो वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ गई? जब पापा ने इस तरह मुझ पर गुस्सा किया तो मेरी मम्मी घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, अजीब बच्चा है। तो मेरे पापा गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोले, ये सब कुछ तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है कि ये हमारे हाथ से निकल गया है, बस अपने मन की करता है। तो मेरी मम्मी रोते हुए ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। तभी पापा गुस्से में बोले, मैं क्या पूछ रहा हूं? कब गए थे तुम उस काली घाटी की तरफ? वैसे पता तो हमें सब है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बताओ क्यों गए थे तुम उस तरफ, जब तुम्हें पता था कि वहां कोई नहीं जाता? यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया कि अब तो पापा गुस्से में पता नहीं क्या करेंगे। वैसे भी मेरे पापा का गुस्सा बहुत तेज था। अब मुझे कुछ ना बोलते देखकर पापा गुस्से में फिर से बोले, उस दिन तुम उस काली घाटी से होकर आए थे और उस वक्त भी तुम्हें वो चुड़ैल दिखाई दी थी, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे, परंतु इतनी बड़ी बात तुमने हमें बताई भी नहीं थी। जब रात को हमारी नींद खुली तो तुम्हें ना देखकर हम तो बहुत घबरा गए। पूरे घर में तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। तो ऐसे में हम जानते हैं हम कितने ज्यादा परेशान थे। गांव में तुम्हें ढूंढने लगे। एक एक पल हमारा किस तरह गुजारा है। हर पल ये डर सता रहा था कि हे भगवान, आधी रात के वक्त तुम कहां चले गए? उस वक्त हम सुमित के घर गए थे कि कहीं तुम रात को नींद में उठकर या ऐसे किसी काम से बिना बताए सुमित के घर तो नहीं चले गए। वहां जाकर हमें तो सच्चाई पता चली थी। अरे आज अगर सुमित हमें सारी सच्चाई नहीं बताता तो हम तो वहां काली घाटी पर पहुंचते ही नहीं, और तुम्हारे साथ क्या हो जाता? इतने दिनों से बस डरावना सपना है, ऐसे ही घबराहट हो रही है। ये कहकर झूठ बोलते रहे। तभी पड़ोस का एक आदमी मेरे पापा से बोला, गुस्सा मत करो, बच्चा है, पहले ही बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हालत तो देखो उसकी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत के रूप में उस चुड़ैल को देखा हो, उस पर क्या गुजरती है ये इसे पता है। बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तुम इस तरह इस पर गुस्सा ना करो। वो मेरे पापा को समझाने लगा तो मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोला, इकलौता बेटा है ये मेरा, अगर इसे कुछ भी हो जाता तो हम लोग कैसे जी पाते? जब इसे पता था कि वहां से नहीं आना है तो फिर ये क्यों आया था उस रास्ते से होकर? इतना बुरा हूं मैं कि अगर इसे उस दिन जरा सी देर हो जाती तो मैं इसकी बात ना समझकर इसके साथ मारपीट करता। जो ये उस रास्ते से होकर आया था, और अगर गलती से आ भी गया तो जो कुछ इसके साथ हुआ था वो तो बताना चाहिए था ना। बताओ तुम। तभी एक और आदमी बोला, इसे इस तरह डांटने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया है उसे तो बदला नहीं जा सकता ना। तभी दूसरा आदमी बोला, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब उस चुड़ैल की नजर इस पर पड़ गई है। भगवान का शुक्र है कि हम सब लोग वक्त पर पहुंच गए और इसकी जान बच गई, वरना वो चुड़ैल तो उस काली घाटी पर इसकी जान ले लेती। परंतु अब वो इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ऐसे में क्या करें? वो तो आज ही अमावस्या की रात है, हमें नहीं लगता इतनी शांत बैठेगी। कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर हम लोग नहीं पहुंचते
तो पता नहीं क्या हो जाता। तभी अचानक हमारे घर के बाहर से बहुत तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये देखकर तो सब लोग घबरा गए और ये देखने के लिए कि क्या है, बाहर आंगन में चले गए। उस वक्त मैं और मेरी मम्मी थे। मैं भी मम्मी के साथ घबराते हुए आंगन में जाने लगा तो मम्मी रोकने लगी, लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति थी कि मैं खींचा हुआ ही उस आंगन की तरफ चला गया। मेरे पीछे पीछे मेरी मम्मी भी चली गई। अब मैं मम्मी का हाथ पकड़े हुए थर थर कांप रहा था, क्योंकि हम सब लोगों ने बाहर आंगन में आकर देखा तो पूरे घर में चीख पुकार मच रही थी और एक साथ में बहुत सारी जानवर हड्डियां आकर आंगन में गिरने लगी थी। इसके साथ ही आंगन में जगह जगह खून गिरने लगा था। थोड़ी ही देर में पूरा आंगन बड़ा ही डरावना और भयानक दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो सभी का कलेजा मुंह को आ गया कि आज अमावस्या की रात उस चुड़ैल से इसे कोई किसी को नहीं बचा सकता। वो चुड़ैल इसे लेकर ही जाएगी। सब लोग मेरे बारे में यही सोच रहे थे। वही गांव के कुछ लोग तो ऐसे थे जो इन सब की वजह से भगवान का नाम लेते हुए अपने घर की तरफ भाग गए थे, और कुछ लोग बचे थे। ना उन्हें गांव के दो बूढ़े आदमियों ने अपने घर जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उन बूढ़े आदमियों को पता था कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। वो चुड़ैल कहीं गुस्से में सबकी जान ना ले लें, इस बात का भी उन बूढ़े आदमियों को डर था। ऐसे में सारे लोग घर से चले गए। अब मेरे घर पर सिर्फ मैं, मेरे मम्मी पापा और वही दो बूढ़े आदमी थे, जबकि सुमित को भी उसके पापा हाथ पकड़कर लेकर चला गया था। उस वक्त हम घर के आंगन में थे। मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। जो आवाज चारों तरफ गूंज रही थी ना वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मेरे पापा की नजर मुझ पर पड़ी। मेरे पापा बहुत ज्यादा डर रहे थे, ये सोचकर कि पता नहीं मेरे साथ अब क्या होगा। मुझे देखकर पापा मम्मी की तरफ देखकर घबराते हुए बोले, इसे जल्दी से अंदर लेकर जाओ। ये सुनकर मम्मी, जो खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, और मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो बेटा। फिर हम भागते हुए कमरे की तरफ जाने लगे तो घर के दरवाजे अपने आप ही बंद चालू होने लगे थे। उनके खिड़की दरवाजे आवाज करते हुए खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। ये देखकर हम बहुत ज्यादा डर गए। तभी मुझे मेरे शरीर में काफी तकलीफ महसूस होने लगी, जैसे कोई जबरदस्ती मेरे शरीर को खींचने की, मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। मैं दर्द से तड़पने लगा था, चिल्लाने लगा था। तो मेरे मम्मी पापा बहुत घबरा गए और रोते हुए मुझे संभालने लगे। तो गांव के ही बूढ़े आदमी ने अपने गले में जो तुलसी की माला थी ना वो मुझे पहना दी, जिसकी वजह से मुझे एक झटका सा लगा और मैं गिरते गिरते बचा था। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी कुछ सोचते हुए बोला, उस चुड़ैल का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। ये सोचकर गांव के उस बूढ़े आदमी ने कुछ सोचा और फिर उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो पास में ही उसे लड़कियों का ढेर दिखाई दे गया, जो मेरी माँ ने चूल्हे पर खाना बनाने के लिए रखा हुआ था। ऐसे में वो बूढ़ा आदमी मेरी माँ की तरफ देखते हुए बोला, केरोसिन किधर है? ये सुनकर मेरी माँ घबराते हुए कुछ बोली नहीं पा रही थी, तो वो बोला, जल्दी करो, मुझे केरोसिन ला कर दो। तो मेरी मम्मी घबराते हुए वहीं रसोई के बाहर केरोसिन रखा हुआ था, उसका डिब्बा लेकर आई तो उस आदमी ने जल्दी से केरोसिन वहां उन लड़कियों की गठर पर डाला और अपने पास जो लाइटर था न सिगरेट पीने का, उससे उसमें आग लगा दी। ये देखकर हम सब घबराते हुए हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी उस बूढ़े आदमी ने वहीं पड़ा हुआ एक पुराना सा कपड़ा लिया, उसे एक लाठी में लपेटा और उस पर केरोसिन छिड़क कर उसे आग में जलाया। ऐसे 3-4 उसने कपड़े लिए, उन्हें भी इसी तरह लकड़ी पर लपेटकर उनमें आग लगाई और फिर हम सबको देते हुए बोला, यहां रहना ठीक नहीं है, चलो अभी। ये सुनकर हम लोग वहां से भागने लगे तो वे अजीब सी आवाजें हमें चारों तरफ सुनाई देने लगी। मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। मेरी मम्मी पापा और वो दोनों बूढ़े आदमी चारों तरफ से मुझे घेरे हुए जल्दी जल्दी मुझे लेकर जाने लगे, लेकिन जैसे वे अजीब सी आवाजें हमारा पीछा कर रही थीं, फिर वे दोनों बूढ़े आदमी हमें लेकर भागते हुए जो हनुमान जी बाबा का मंदिर था ना वहां पर लेकर गए। अब हम सब लोग जैसे ही मंदिर में आए तो जो भयानक सी डरावनी आवाजें आ रही थीं वो शांत हो गई, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, वो चुड़ैल आग से डरती है इसलिए आग के नजदीक नहीं आती, परंतु आज की रात अमावस्या है जिसकी वजह से उस चुड़ैल की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी, लेकिन वो इस मंदिर में नहीं आ सकती, न इसके आसपास आ सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी बाबा की शक्ति के सामने वो एक पल भी नहीं रुक सकती।
इसलिए तुम लोगों को यहां लाना जरूरी था, जिससे सबकी जान बच जाए। वैसे इस मंदिर से एक पल के लिए भी बाहर मत निकलना, वरना कुछ भी हो सकता है। वो चुड़ैल कोई भी छलावा कर सकती है। ये कहते हुए हमें समझाने लगा। अब हम सब लोग वहीं पर बैठ गए थे। मैं तो बहुत ज्यादा डर रहा था कि अभी बेहोश हो जाऊंगा। मेरी मम्मी मुझे संभाल रही थी, वही पापा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यही हाल मम्मी का था। वो रो तो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत दे रही थी कि अब हमारे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वही वो दोनों बूढ़े आदमी इसी बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी हमारी तरफ देखते हुए बोला, वैसे तो इसने बड़ी गलती की है, लेकिन अब इसकी जान तो बचाने होगी ना। ये कहते हुए उसने हमें कुछ बातें समझाई। उस रात तो हम सारी रात वहीं मंदिर में बैठे रहे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो भगवान का शुक्र था कि उस दिन मंगलवार था और पापा सुबह होते ही हम लोगों को घर लेकर आए। अब घर में ना कोई हड्डियां नजर आ रही थी, ना कुछ खून, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। घर बिल्कुल साफ सुथरा और शांत था। ये देखकर हम लोग हैरान रह गए। रात की बातें याद आने लगी तो फिर से घबराहट होने लगी थी। मेरी मम्मी तो अब तक भी रो रही थी, बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, ये सोचकर कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ऐसे में पापा अब एक पल की भी देरी नहीं करना चाहते थे। इसलिए नहाने के बाद उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के पास जाकर उन्होंने सिंदूर, जिसे चोला कहते हैं, वो चोला चढ़ाया। फिर हनुमान चालीसा का जाप किया और मेरी जान बचाने की प्रार्थना करते हुए 101 दिन तक हनुमान चालीसा का जाप करने की कसम ली। इसके साथ में ही उस चोले में से उसने थोड़ी सी मली ली। वैसे ये मली हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ाया गया सिंदूर ही होता है, जो उसकी मूर्ति के कंधे और पैरों से छुटकी भर के सिंदूर लिया जाता है। ना उसे मली बोलते हैं। उसे लेकर कुछ कपूर और कुछ पूजा का सामान बाजार से लाकर इकट्ठा कर लिया। हम लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे, लेकिन भगवान पर पूरा भरोसा था। अब जैसे ही शाम होने को आई तो पापा ने उन दोनों बूढ़े आदमियों को घर पर बुला लिया। दोनों ही बूढ़े आदमी घर पर आए तो मेरे पापा भी उनके साथ चल दिए। अब जो वहां काली घाटी की तरफ जाने वाला रास्ता था, न वहां पर जाकर उन्होंने जैसे ही शाम होने वाली थी वहां पर बहुत सारी लकड़ियां रखी और उनको जलाकर उसमें वो सब कुछ डाल दिया। इसके साथ में ही हनुमान चालीसा का जाप किया, जिससे उस चुड़ैल का गांव की तरफ आने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। फिर पापा उन दोनों बूढ़े आदमियों के साथ वहां से वापस आ गए। अब पापा ने आकर घर पर बताया कि जैसे ही उन्होंने ये किया तो उन्हें एक अजीब सी दूर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा और भागते हुए घर आ गए थे। ऐसे में उस रात वो चुड़ैल मुझे ना तो दिखाई दी थी और ना उसने डराने की कोशिश की। तभी पापा ने मम्मी को बताया। तब जाकर मैंने सुना था, क्योंकि वे दोनों गांव के बड़े बुजुर्ग थे और उन्हें उस चुड़ैल के बारे में पता था। उन्होंने ही पापा को सब बताया था। कहते हैं कि वो बरसों पहले हमारे ही गांव की एक औरत थी, जिसका पति उसे अच्छे से नहीं रखता था, लेकिन उसके पति के साथ गांव के लोगों का भी कहना था कि उसका किसी और से नाजायज रिश्ता है। पहले तो गांव के लोगों को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने ही उस खेत में किसी दूसरे गांव के आदमी के साथ देख लिया। ऐसे में पूरे गांव में यह खबर फैल गई तो उस औरत के पति ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसका पति थोड़ी सन की दिमाग का था। अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी किसी और के साथ थी। वो सोचने लगा कि उसकी पत्नी ने न जाने कब से उसे धोखा दे रही है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को मारना चाहता था। तो उसकी पत्नी घबराते हुए वहां से भाग गई। ये देखकर मैं आदमी गुस्से में अपने घर में रखी हुई तलवार हाथ में लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे चला गया। अपनी जान बचाने के लिए वो औरत पागलों की तरह भागने लगी और भागते भागते उस काली घाटी की तरफ चली गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि वहां जंगल में छुप जाएगी और अगले दिन सुबह होते ही अपने मायके या कहीं चली जाएगी, जिससे उसकी जान तो बचेगी। उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमावस्या की रात थी। वो बस भागते ही जा रही थी। ऐसे में ठोकर खाकर घबराते हुए उस काली घाटी के पास जाकर लड़खड़ाते हुए गिर गई थी। अब उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। बहुत ज्यादा थकान और तकलीफ महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने पहले ही उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी थी और वो भागते हुए आई थी ना, इसलिए सांस भी फूल रही थी। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत करके फिर से खड़ी होकर भागती कि तभी उसे अपनी आंखों के सामने तलवार हाथ में लेकर अपना पति अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। तो वो बहुत ज्यादा डर गई
और उठकर फिर से भागने लगी तो उसका पैर फिसल गया। ये देखकर वो अपने आप को संभाल पाती कि उससे पहले ही लुढ़कते हुए वो उस काली घाटी में गिर गई और चिल्लाते हुए उसकी जान चली गई थी। ये देखकर उसके पति के चेहरे पर जैसे तसल्ली के भाव आ गए। यही तो वो चाहता था। फिर उसने उस तलवार को उस काली घाटी में फेंक दिया। अब उसे पूरे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी मर चुकी है, क्योंकि घाटी काफी बड़ी और गहरी थी, तो बचने के तो चांस थे ही नहीं। ऐसे में उसके बाद उस औरत का पति घर वापस आ गया था और सो गया। वैसे जो कुछ हुआ था उसके बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह होते ही उसने दारू के नशे में अपने एक दोस्त को ये सारी बातें बताई, जबकि गांव के लोगों से तो यही कहा कि वो तो सो रहा था और रात के अंधेरे में उसकी पत्नी किसी पराये आदमी के साथ भाग गई है। वैसे वो सच्चाई तो किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन दारू के नशे में ना चाहते हुए भी अपने दोस्त से सच बोल ही दिया और गुस्से में अपनी पत्नी से ही भला बुरा कहते जा रहा था। वही वो औरत किस तरह मरी है। उसके दोस्त ने यह सुना तो थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उस आदमी ने उसे कसम दे दी कि वो किसी को ना बताए। लेकिन उसका दोस्त भी उसके जैसे ही शराबी था, तो उसने फिर उसी दिन शाम को शराब के नशे में ये बात ना जाने कितने लोगों को बता दी और पूरे गांव में ये बात फैल गई थी। अब उस आदमी को इस बात का एहसास हुआ कि उसने शराब के नशे में क्या किया है और गांव को उसकी पूरी सच्चाई पता चल गई है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। कोई ना कोई तो इस बारे में पुलिस से बोल देगा। ऐसे में पुलिस केस से बचने के लिए कहीं पुलिस उसे पकड़ कर ना ले जाए, वो आदमी रात के अंधेरे में सबसे छुपकर वहां से भाग गया था। परंतु एक दिन जो काली घाटी की तरफ जाने वाला रास्ता था, ना वहां उसका धड़ मिला था। उसके कपड़ों के आधार पर और उसके शरीर की बनावट के आधार पर उसकी पहचान की गई, जबकि उसका सिर वहां पर नहीं था। ये देखकर सब लोग परेशान हो गए। अब सभी तरह तरह की बातें करने लगे। कोई तो कह रहा था कि जरूर उसकी पत्नी की आत्मा ने ही बदला लेने के लिए उसे मारा होगा, तो कुछ लोग कह रहे थे कि चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है, अरे शराबी था, किसी से झगड़ा हो गया होगा तो किसी ने मारकर पटक दिया होगा। ये कहते हुए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिर उस आदमी के धड़ को ही ले जाकर उसके जो परिवार के और लोग थे, उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परंतु जिस तरह उसकी मौत हुई थी, पूरे गांव में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। लोग थोड़े घबराए हुए भी थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, धीरे धीरे लोग इस बात को भी अब भूलने लगे थे। उन्हें तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस आदमी की पत्नी मरने के बाद भी बदले की आग में तड़प रही हैं और भटक रही हैं। ऐसे में उस आदमी की मौत के कुछ दिनों बाद रात के वक्त गांव का ही एक आदमी जो उस काली घाटी से होकर गुजरा था, उसने वही भयानक नजारा देखा था जो मैंने देखा था। वो भागते हुए गांव में आया और सारे गांव के लोगों को इस बारे में बताया, तो कुछ लोगों ने यकीन किया और कुछ लोगों ने नहीं, क्योंकि वो आदमी इस तरह का था कि किसी को भी डराने के लिए कुछ भी बोल देता था। लेकिन उस रात उस आदमी के घर वालों का कहना था कि वो नींद में घबराते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो उन लोगों ने उसे जगाया, तो हड़बड़ाते हुए घबराते हुए वो बार बार उस चुड़ैल का नाम ले रहा था। उसके हाथ में जो उसके पति का सर था, उसके बारे में बोल रहा था। ये कहते हुए डर रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि वो चुड़ैल शायद अब उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। उसी रात उस आदमी ने काली घाटी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। अगले दिन दिन के उजाले में जब कुछ लोग बकरी चराने के लिए उधर गए, तो काली घाटी के नीचे की तरफ एक पेड़ में लटकी हुई उसकी लाश दिखाई दी। तो उसके घर वाले जो उसे ढूंढ रहे थे, उन्हें इस बारे में बताया। उसके घर वालों का कहना था कि वो रात में पता नहीं कब घर से बाहर निकल गया और ये सब कुछ हो गया। जब गांव के लोगों ने उस आदमी की लाश को उस घाटी के लटके हुए पेड़ से निकाला, तो उनके होश उड़ गए। उसके सिर नहीं था। अब सब लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे। सब लोगों को लगने लगा था कि वो औरत एक चुड़ैल बन चुकी है और उसके पति ने उसे मारने के लिए जो तलवार हाथ में ली थी, फिर उसे उसी घाटी में फेंक गया था। वो चुड़ैल उसी तलवार से लोगों की जान ले रही है। पहले तो उस चुड़ैल ने उसी तलवार से अपने पति को मौत के घाट उतारा, और अब गांव के ही एक आदमी को, क्योंकि उस औरत को यही लग रहा था कि गांव के लोग अगर उसके नाजायज रिश्तों के बारे में उसके पति को न बताते तो आज वो जिंदा होती। इसलिए वो लोगों के खून के प्यासी हो गई थी और उस काली घाटी में भटकने लगी थी। तभी से ये डर फैल गया कि रात के वक्त उस काली घाटी में
उस चुड़ैल की, उस औरत की आत्मा भटकती है। गांव के कुछ लोग इन बातों में मानते नहीं थे, लेकिन फिर एक दो लोगों की भी इसी तरह जान चली गई थी। तभी से धीरे धीरे उस काली घाटी में उस चुड़ैल का डर चारों तरफ फैल गया था। अब कोई भी उस तरफ भूल कर भी नहीं जाता था। बचपन से यही सब कुछ तो हमें सुनाया गया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि सब कुछ जानते हुए और ये देखकर कि अब रात का अंधेरा होने लगा है, घर पहुंचने की जल्दी में मैं उस तरफ चला गया था। वैसे जैसे ही सुबह हुई और रात को मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो पापा फिर मुझे और मेरी मम्मी को लेकर काशी जाने के लिए निकल गए, क्योंकि उन दो बूढ़े आदमियों ने कहा था कि वहां जाकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके वहां से जो जल लेकर आओ उसे अपने घर के चारों तरफ छिड़क देना, कोई बुरी शक्ति आसपास भी नहीं आएगी। और ऐसा ही हमने किया। वैसे तो जो काली घाटी की तरफ जाने वाला रास्ता था, वहां पर पापा ने और उन लोगों ने जो हनुमान जी की माला थी और जो पूजा का सामान, लोबान वगैरह जलाए थे और हनुमान चालीसा का जाप किया था, उससे ही उस चुड़ैल का रास्ता बंद हो गया था। लेकिन फिर भी घर में कोई बुरी शक्ति न रहे। ऐसे में जो भगवान का अभिषेक का जल लेकर आए थे, उसे घर के चारों तरफ छिड़क दिया था। अब सब कुछ शांत था, लेकिन ये जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मैं और मेरे घर वाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और इन सब में से उभरने में हमें काफी वक्त लगा। वैसे पापा ने मंदिर में जाकर मेरी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा की मूर्ति के सामने 101 हनुमान चालीसा जाप करने का वादा किया था, लेकिन उनका कहना था कि हनुमान जी बाबा ने उन्हें उनकी जिंदगी वापस दी है, उनके बेटे की जान बचाई है। तो पापा ने फिर कभी भी हनुमान चालीसा नहीं छोड़ी। हाँ, कोई मजबूरी में कोई इमरजेंसी काम आने पर कि जब वक्त नहीं मिल पाता था तो वो बैठकर हनुमान चालीसा का जाप नहीं कर पाते थे, लेकिन मन में जरूर जाप करते थे। इसके अलावा भी सुबह नहाने धोने के बाद सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ने और फिर बाकी का काम करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, इतने साल गुजर गए, लेकिन आज भी इतने सालों बाद जब भी मैं उन सब के बारे में सोचता हूं तो बहुत ज्यादा घबरा जाता हूं। घबराहट की वजह से नींद भी नहीं आती। आज मैं खुद 1 साल के बेटे का पिता हूं, मेरी पत्नी है, मेरे मम्मी पापा हैं, हमारा सुखी घर परिवार है, लेकिन वही बातें याद आने पर मेरी रातों की नींद उड़ जाती हैं, और शायद उस डरावनी घटना को मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। परंतु उसके बाद उस काली घाटी की तरफ जाना तो दूर, मैं उसके बारे में सोचने से भी बहुत घबराता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरीज सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, शरीफ हैं सूरत से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, अन्नू हैं कानपुर से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं प्रयागराज से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, राम प्रवेश हैं कोलकाता से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, धर्मेंद्र, राजदेव और राजभार हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, पवन हीना हैं हरियाणा से, रेणुका रामोशी हैं मुंबई से, पंकज कुमार हैं लखनऊ से, कैलाश शर्मा हैं जयपुर से, अनोखे लाल हैं यूपी से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, सुखदेव हैं जोधपुर राजस्थान से, फैजान हैं मालदीव से, संगीता हैं बलिया से, अंजुम खान हैं सूरत से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, रेखा आडवाणी हैं जयपुर से, नीरज शर्मा हैं उल्दासपुर से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला से, अलीशा उप्रेती हैं काठमांडू नेपाल से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, डीके बोरो हैं असम से, इमरान पारली हैं महाराष्ट्र से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, नेहा मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, राकेश फाजिका हैं पंजाब से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, और सबसे लास्ट में ओम प्रकाश हैं पंजाब से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।